स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी में वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए अणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में डीएनए अणु की 1953 में डीएनए अणु की एक त्रिविम संरचना प्रस्तुत की। और ये जो त्रिविम संरचना थी वो डबल हेलिक्स मॉडल था, अर्थात द्विकुंडलिनी प्रतिरूप था, जिसके लिए वाटसन और क्रिक को डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए इन्हें सन 1962 में इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए वाटसन और क्रिक को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीएनए अणु की एक त्रिविम संरचना का डबल हेलिक्स द्विकुंडलिनी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। अब द्विकुंडलिनी संरचना क्या है? डीएनए अणु की डबल हेलिक्स द्विकुंडलिनी संरचना क्या है, अब उसको हम समझेंगे। आइए समझते हैं कि डीएनए का जो है द्विकुंडलिनी संरचना क्या है। अब देखिए, जो वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए जो होता है वो एक द्विकुंडलिनी संरचना होती है जो कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, एक ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई और दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो गई। इस प्रकार डीएनए की जो है द्विकुंडलिनी संरचना का मॉडल जो है उसमें पहला कि डीएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दो चेन होती है। इसमें एक ये चेन, दूसरी ये चेन, और ये दोनों चेन एक केंद्रीय अक्ष, ये जो बीच में एक लंबी लाइन देख रहे हैं वो इसकी सेंट्रल एक्सिस है, अर्थात केंद्रीय अक्ष है। केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर या चारों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में सर्पिलाकार क्रम में, अर्थात दक्षिणावर्त, जिसको कि क्लॉकवाइज बोला जाता है, उसमें रस्सी की भांति कुंडलिनी या कुंडलित होते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण। डीएनए में हमने पढ़ा था कि दोनों जो श्रृंखला होते हैं उसमें ये शर्करा होता है। शर्करा के पहले कार्बन पर अंदर की ओर नाइट्रोजनी बेस और पांचवें कार्बन पर जो पांचवा कार्बन था उस पे फास्फेट समूह जुड़ा होता है। ये हमने पढ़ा था। तो दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण फास्फेट एवं शर्करा के कई अणुओं के मिलने से होता है। नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के अणुओं के पास में और नाइट्रोजनी क्षारक का अणु डीऑक्सीराइबो शर्करा के अंदर की ओर कार्बन फर्स्ट से तथा फास्फेट अणु इसके बाहर की ओर कार्बन 5 से जुड़ा होता है। ये जो है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षारक, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये जुड़ा हुआ है, क्षारक लंबी अक्षरेखा के सीधी कोणीय तल में लगे रहते हैं, अर्थात सीढ़ी के अनुप्रस्थ पगडंडों के समान रचना बनाते हैं। अब अनुप्रस्थ के सीढ़ी नुमा क्या है? अब इधर का जो नाइट्रोजनी बेस है, कहने का मतलब ये, अब इनकी
हाइड्रोजन बंध दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जो नाइट्रोजनी बेस है वो अंदर की ओर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बीच में सीढ़ी जैसी रचना प्रस्तुत की गई है। ये जो है वाटसन और क्रिक ने अपने तीसरे वाक्य में बताया। चौथा क्या है? दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बंध क्षारक के जोड़ों के मध्य पाए जाते हैं। ये वाला बॉन्ड तो एडेनिन थाइमिन के साथ सदैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ सदैव ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, दोनों श्रृंखलाओं में एडेनिन के अणु थाइमिन से, एडेनिन का अणु सदैव थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन का अणु सदैव साइटोसिन के साथ जुड़े रहकर सीढ़ी के अनुप्रस्थ पगडंडों के समान रचना बनाते हैं। अब आइए, जो डीएनए है का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उनका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात दोनों पॉलीपेप्टाइड के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडल में अर्थात एक मोड़ में क्या होते हैं? कुल 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जो होते हैं अणु होते हैं। तो 10 क्षारक युग्म एक मोड़ में होते हैं, तो उनकी कुल लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रॉम, अर्थात एक मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। तो किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अब दोनों कुंडलों के विपरीत न्यूक्लियोटाइड्स में दो शर्कराओं के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम, केंद्रीय अक्ष से एक तरफ का न्यूक्लियोटाइड्स और इसके इस तरफ के न्यूक्लियोटाइड्स, 10 इधर एंगस्ट्रॉम 10 इधर का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कुंडलीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में खंडवार एकांतरित मेजर ग्रुप, कहने का मतलब अब ये इधर की ओर जब मुड़ता है तो इसको मेजर ग्रुप कहा जाता है, और ये इसके विपरीत दिशा में जब एकांतरित में जो है मुड़ता है तो उसे हम माइनर ग्रुप कहते हैं। ये हो गया माइनर ग्रुप, एक तरफ मेजर ग्रुप दूसरी तरफ माइनर ग्रुप। अब नेक्स्ट, डीएनए अणु की दो सूत्रों की शर्करा फास्फेट डंडों की ध्रुवात्मक दिशाएं एक दूसरे के विपरीत या प्रतिमुख होती है। तो कहने का मतलब यदि ये श्रृंखला 3 इंड है तो ये वाली श्रृंखला हो जाएगी, अब ये 5 इंड हो जाएगा, तो ये 3 इंड, ये 3 इंड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक का सिरा यदि 5 इंड से 3 इंड की तरफ है तो दूसरे का सिरा जो हो जाएगा 3 इंड से 5 इंड की तरफ हो जाएगा, अर्थात इनकी जो दिशाएं होती हैं सूत्रों की वो क्या होती है? एंटी पैरेलल या अपोजिट होती है। इस प्रकार से डीएनए ने इस प्रकार वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली मॉडल संरचना को प्रस्तुत